प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी न्यायालय एसएस लोटस वाद के बारे में। एक केस अक्सर एमए की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एसएस लोटस वाद क्या था। तो आज हम एक फ्रांसीसी जहाज़ के बारे में बात करेंगे 2 अगस्त 1926 की घटना के बारे में, जिस पर कि एक केस हुआ था जिसे एसएस लोटस वाद के नाम से जाना गया। तो जानते हैं ये केस क्या था। देखिए, 2 अगस्त 1926 को ये जो एसएस लोटस है ये वास्तव में एक फ्रांसीसी जहाज़ का नाम था। ये फ्रांसीसी जहाज़ जो कि कुस्तुनतुनिया को जा रहा था और इसकी रास्ते में टर्की के एक जहाज़ जिसका नाम था बोस्कूर्ड से खुले आसमान में या समुद्र में कह सकते हैं, खुले आसमान के नीचे समुद्र में एक जोरदार टक्कर हो गई। इसके परिणामस्वरूप ये हुआ कि टर्की का जो जहाज़ था बोस्कूर्ड वो डूब गया। तो आप सोच सकते हैं, फ्रांस का जो जहाज़ था एसएस लोटस पानी का जहाज़, इस फ्रांसीसी जहाज़ ने एक टर्की के जहाज़ को डुबो दिया। ये गलती से हुई एक टक्कर थी, लेकिन फिर भी इस जो बोस्कूर्ड जहाज़ था पानी का, उस पर सवार 8 टर्की के जो नागरिक थे वो भी समुद्र में डूब गए और डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। लेफ्टिनेंट डेमंस टक्कर के समय लोटस जहाज़ के निरीक्षण के अधिकारी थे। जो एसएस लोटस जहाज़ था पानी का, ये फ्रांसीसी जहाज़ था। केवल बोस्कूर्ड के चालक कप्तान हसन वे ही उन 8 लोगों में से बचे, तो एक व्यक्ति को उसमें बचा लिया गया। 3 अगस्त को लोटस जहाज़ का कुस्तुनतुनिया जो था ये पहुंचा और 5 अगस्त को लेफ्टिनेंट डेमंस और हसन वे को बंदी बना लिया गया। हसन वे आप सभी समझते हैं, ये टर्की के जहाज़ के एक चालक थे, कप्तान थे, और जो दूसरे व्यक्ति हैं आपके हसन वे, इनको भी वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये एसएस लोटस जहाज़ के नाविक थे। बंदीकरण की पूर्व सूचना फ्रांसीसी काउंसिल को नहीं दी गई थी और टर्की की सरकार ने तर्क दिया या प्रस्तावित किया कि वे इन्हें मानववध के अपराधी के रूप में इन्हें बंदी बनाते हैं, और इन्हें बंदी बनाया गया क्योंकि इन्होंने एक जहाज़ को डुबोया था जिसमें 8 टर्की के नागरिक शामिल थे और उनकी डूबने से इसमें मृत्यु हो गई। तो इसे मानववध का एक कारण या वाद माना गया। इस्तांबुल में अपराधी न्यायालय में लेफ्टिनेंट डेमंस ने कहा कि टर्की सरकार को इस प्रसंग में क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस विरोध को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया और डेमंस को 80 दिन की सजा व 200 पाउंड के जुर्माने का दंड दिया। ध्यान रखिएगा, जो डेमंस हैं ये एसएस लोटस जहाज़ के कप्तान थे और इन्होंने जो हसन बेब नामक एक व्यक्ति बचा, वो टर्की के जहाज़ का एक चालक था, कप्तान था, बोस्कूर्ड, उसको इन्होंने बचाया। हसन बे को भी बाद में कठोर दंड दिया गया क्योंकि इन दोनों ने आपस में पानी के जहाज़ को आपस में टकराया था। फ्रांस की सरकार ने इसके विरुद्ध निवेदन किया कि या तो डेमंस को छोड़ दिया जाए या इस वाद को फ्रांसीसी न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। अंत में फ्रांस और टर्की दोनों देशों की आपसी सहमति से अभियोग को हेग में स्थित जो न्यायालय है वहां स्थापित किया गया या वहां पर उसको स्थानांतरित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, जो हेग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी नीदरलैंड के हेग में ही स्थित है। इस विवाद के समय 2 प्रश्न सामने आए कि क्या टर्की ने 24 जुलाई 1923 में जो लासेन के अभिसमय थे उसके अनुच्छेद 14 के विरुद्ध कार्य करने के सिद्धांत का विरोध किया या उसके विरुद्ध कार्य किया है गिरफ्तार करके। इस अनुच्छेद के अनुसार क्षेत्राधिकार से संबंधित विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अनुसार या विधि के अनुसार, कानून के अनुसार तय किए जाएंगे, क्योंकि समुद्री क्षेत्र में सभी का क्षेत्राधिकार सीमित होता है, अपना अपना समुद्री क्षेत्र निहित होता है, सीमित होता है। इसलिए क्या टर्की को यह क्षेत्राधिकार प्राप्त था कि वो डेमंस को अपने देश के अपराधी कानून के अनुसार दंड दे सके? और दूसरा जो वाद था, जो दूसरा प्रश्न सामने आया वो ये था कि यदि क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था तो डेमंस को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत क्या क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। आगे देखते हैं इसके बारे में। जो पहला प्रश्न था उस प्रश्न के अनुसार न्यायालय ने निर्णय देते हुए कुछ बात की और उन्होंने कहा कि डेमंस को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुसार ही दंड दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक राज्य दूसरे राज्य पर अपने क्षेत्राधिकार को लागू नहीं कर सकता। टर्की और फ्रांस के बारे में से बात चल रही है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अपने प्रदेश के बाह्य क्षेत्र पर यह तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि दूसरा देश इसके लिए अपनी सहमति प्रदान न कर दे। उपरोक्त दृष्टिकोण को सामने रखकर फ्रांस की सरकार ने टर्की की सरकार से कहा कि हमारे देश के दोनों नौचालक या जो नौवहन वो जहाज चला रहे थे, पानी का जहाज चला रहे थे, पर अपना अपराधी नियम लागू करने का अधिकार टर्की की सरकार को नहीं है। फ्रांस की सरकार ने टर्की की सरकार को तर्क देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यदि किसी देश को विदेशी नागरिक के ऊपर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। दूसरी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय विधि में जहाज पर समुद्र में यदि कोई घटना घटती है तो उस घटना का निर्णय जहाज पर लहराने वाली ध्वजा के देश के नियम के अनुसार ही किया जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर टर्की और फ्रांस के दो पानी के जहाज़ों की भी जोरदार टक्कर हुई थी और लगभग कुछ लोग डूब गए थे, 7 नागरिकों की इसमें मृत्यु भी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में जो जहाज़ों पर ध्वजा लहरा रही है उसके अनुसार, उस देश के नियम के अनुसार ही सजा का ऐलान किया जाएगा। तीसरा तर्क दिया फ्रांस की सरकार ने कि इस सिद्धांत का संबंध उन्हीं मामलों से है जबकि एक देश का जहाज दूसरे देश के जहाज से टकरा जाता है। इन सभी तर्कों को देखते हुए जो न्यायालय थे, न्यायालय ने भी अपने निर्णय को सुनाया और न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रों की यह धारणा है कि अगर उनके क्षेत्र की संपत्ति के प्रति, नागरिकों के प्रति या कोई अपराध किया जाता है या उसे अपराध ही मानते हैं, चाहे वो अपराध उनके प्रदेश में किया गया हो या विदेश में या समुद्र में या कहीं पर भी किया गया हो, समुद्र में विचरण करते हुए, रहते हुए या चलते हुए, उस समय किसी देश के दूसरे देश के जहाज पर या दूसरे क्षेत्र में यह विधान लागू नहीं होता। लेकिन कई देश अपने प्रदेश में विदेशी द्वारा किए गए कार्य के लिए क्षेत्राधिकार लागू कर सकते हैं या कर सकता है। इसलिए न्यायालय का निर्णय है कि टर्की के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। जो टर्की है उस अंतर्राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांत के अनुसार ही कार्य किया और सजा उसने उसी हिसाब से दी है। तीसरे तर्क के प्रसंग में न्यायालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसके अनुसार जहाजों की टक्कर के मामले को जहाजों पर केवल उस देश के अपराधी अधिनियम लागू होता है जिस राष्ट्र का ध्वज उस पर फहरा रहा हो। अर्थात जिस जहाज पर जिस देश का ध्वज फहरा रहा हो उस पर उस देश की अंतर्राष्ट्रीय विधि या कानून किसी प्रकार से लागू नहीं होता। यह समुद्री कानून के अंतर्गत आता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर आप समझ चुके होंगे कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें लोटस जहाज के अधिकारी लेफ्टिनेंट डेमेंस को दंड देकर टर्की सरकार ने लासेन की जो अभिसमय थे उसके अनुच्छेद 159 में वर्णित सीमाओं के प्रतिकूल कार्य नहीं किया। यानी कि टर्की का जो जहाज डूबा उसके विरोध में टर्की ने लेफ्टिनेंट डेमेंस को जो सजा सुनाई वो बिल्कुल सही थी। इसलिए डेमेंस की क्षतिपूर्ति को देने का मामला कोई बनता ही नहीं था। फ्रांस की सरकार ने कहा था कि टर्की की सरकार ने डेमेंस को जो सजा दी है उसके बदले में इसको छोड़ दिया जाए और डेमेंस को जेल भेजने के स्थान पर या जो पाउंड का जुर्माना लगाया था 80 पाउंड का, उसके बदले में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। इसके विरोध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि डेमेंस को क्षतिपूर्ति देने का कोई मामला बनता ही नहीं है क्योंकि डेमेंस की गलती है और उसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में टर्की के एक जहाज को डुबो दिया। यह विवाद प्रादेशिक एवं निजी क्षेत्राधिकार के संदर्भ में उद्धृत किया जाता है क्योंकि प्रादेशिक क्षेत्राधिकार और निजी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समुद्री क्षेत्र टर्की का और फ्रांसीसी समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत यह विवाद पैदा हुआ। एसएस लोटस एक फ्रेंच जहाज था। ध्यान रखिएगा, यह पानी का जहाज था, फ्रेंच का था, फ्रांस का था, जो 2 अगस्त 1926 को टर्की के बंदरगाह कुस्तुनतुनिया की ओर जा रहा था। टर्की के प्रादेशिक समुद्र से बाहर महासमुद्र में यह फ्रेंच जहाज टर्की के कोयला ढोने वाले बीजकोट नाम का एक जहाज से जोरदार टक्कर हुई और टकरा गया। और इसका परिणाम क्या हुआ आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि उस पर जो 8 तुर्की नागरिक सवार थे वो उसमें डूब गए। केवल जहाज का एक कप्तान उसमें बचा था। आगे देखते हैं। 3 अगस्त को जब फ्रेंच जहाज लोटस कुस्तुनतुनिया पहुंचा तो तुर्क अधिकारियों ने जहाज के कप्तान लेफ्टिनेंट दमोन को और टर्की के जहाज कोड बोजकोड के कप्तान हसन बे को बंदी बना लिया। दोनों जहाज़ों के दोनों कैप्टन्स को बंदी बना लिया गया। फ्रेंच कप्तान को गिरफ्तार करने से पहले इसकी कोई सूचना टर्की स्थित फ्रेंच दूतावास को नहीं दी गई। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक देश का एक दूतावास होता है जहां एक राजदूत की नियुक्ति की जाती है और वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करता है। गिरफ्तारी का उद्देश्य दोनों जहाज़ों के कप्तानों पर मुकदमा चलाकर मृतक तुर्की जो नागरिक थे, 8 नागरिक आप समझ चुके होंगे, वो डूब गए थे समुद्र में, उन नागरिकों के परिवार को हर्जाना दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। टर्की की जो फौजदारी अदालत थी उस अदालत में मुकदमा चलने पर फ्रेंच कप्तान को न्यायालय ने क्षेत्राधिकार की चुनौती देते हुए कहा कि उसे विदेशी नागरिक पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि दुर्घटना टर्की के प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र में नहीं बल्कि उसके बाहर महासमुद्र में घटित हुई है, इसलिए भी टर्की के न्यायालय का इस पर मुकदमे में क्षेत्राधिकार नहीं बनता। तो जो टर्की है, जिसको हम तुर्की कहते थे पहले, वो तुर्की किसी भी प्रकार से फ्रांसीसी जो कैप्टन है उसको सजा नहीं दे सकता। तुर्क न्यायालय ने इस युक्ति को स्वीकार नहीं किया और दामोन की उपेक्षा तथा असावधानी को दुर्घटना का कारण मानते हुए उसे 8 दिन की जेल की सजा दी और 22 पाउंड का जुर्माना जो फ्रांसीसी जहाज का नाविक वो कप्तान था दामोन उसको लगाया। तुर्की कप्तान हसन बे को अपेक्षाकृत अधिक कठोर दंड दिया गया। फ्रेंच सरकार ने दामोन की मुक्ति की मांग की और कहा कि उस पर फ्रेंच अदालत के अनुसार मुकदमा चलाया गया है। टर्की की सरकार ने फ्रेंच सरकार की बात को स्वीकार नहीं किया, किंतु काफी आग्रह के बाद
जब वो इस बात पर सहमत हो गई कि क्षेत्राधिकार के संघर्ष का ये मामला हैग में स्थित स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तो दोनों जो देश थे फ्रांस और तुर्की, वो इस चीज़ के लिए सहमत हो गए और 12 अक्टूबर 1929 को ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, वहाँ सौंपा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हैग में स्थित है। हैग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने विवाद में प्रस्तुत प्रश्नों पर विचार किया और विचार करने के पश्चात उसने दोनों पक्षों से अपना अपना जो पक्ष था उसको रखने के लिए कहा। इसमें पहले प्रश्न के संदर्भ में न्यायालय के विद्वानों में उग्र मतभेद हुआ कि समुद्री क्षेत्राधिकार का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, लेकिन इसके अध्यक्ष के निर्णय के द्वारा निर्णायक मत दिया गया और पहले प्रश्न का नकारात्मक फैसला करते हुए कहा गया कि टर्की ने फ्रेंच स्टीमर के इस्तांबुल पहुंचने पर इसके फ्रेंच चालक लेफ्टिनेंट दमोन पर तुर्क अदालत में हसन बे के साथ फौजदारी का संयुक्त मामला चलाने के अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि दोनों ही जहाज आपस में टकराए थे। 8 नागरिकों की इसमें मृत्यु हुई थी, तो इन पर कानूनन मुकदमा चलाया जाना आवश्यक होता है। पहले प्रश्न का नकारात्मक उत्तर होने के कारण लेफ्टिनेंट दमोन का मुआवजा देने के दूसरे प्रश्न पर न्यायालय को निर्णय देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और उसे किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। फ्रेंच सरकार ने इस मामले में टर्की से मांग की कि वह दमोन पर मुकदमा चलाने का तथा क्षेत्राधिकार साबित करने का अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा स्वीकृत कोई प्रमाण प्रस्तुत करे। तुर्की सरकार ने इस विषय में अपने पक्ष में 24 जुलाई 1923 को लौजान में हुए एक समझौते की 25वीं धारा को प्रस्तुत किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप की विवेचना करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून स्वतंत्र राज्यों के संबंधों का नियमन करता है, अतः इस क्षेत्र में राज्यों पर लागू होने वाले नियम उसकी स्वतंत्र इच्छा से स्वीकृत होते हैं। उन्हें पारस्परिक समझौते में व्यक्त किया जा सकता है। यदि ये नियम ऐसी प्रथाओं से निश्चित होते हैं जिन्हें सामान्य रूप से सब देश स्वीकार करते हैं, इन नियमों की स्थापना का प्रयोजन सहवर्ती एवं स्वतंत्र समुदाय में आपसी संबंधों का इस दृष्टि से नियमन करना होता है। इससे उनके आपसी अंतर्राष्ट्रीय हितों की सामान्य उद्देश्यों की और राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है। अतः राज्यों की स्वतंत्रता को मर्यादित करने वाले ऐसे प्रतिबंधों की कल्पना या उपकल्पना, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, कल्पना ही नहीं की जा सकती जो राज्यों द्वारा स्वीकार न किए जाए। अर्थात राज्यों के द्वारा ऐसे ही नियम स्वीकार किए जाएंगे जिससे राष्ट्र को लाभ हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्य पर सबसे बड़ा प्रतिबंध यह है कि वो दूसरे राज्य के प्रदेश में अपनी शक्ति का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो केवल अपने क्षेत्राधिकार में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार राज्य का क्षेत्राधिकार निश्चित रूप से प्रादेशिक है, वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। कोई राज्य इसका प्रयोग अपने प्रदेश से बाहर नहीं कर सकता। केवल अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज या समझौतों के द्वारा ही अनुमति दिए जाने पर ही राज्य अपने प्रदेश के बाहर अपनी सत्ता का प्रयोग कर सकता है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी राज्य को अपने प्रदेश में किसी ऐसे मामले में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोकता है जिसका संबंध उस राज्य के प्रदेश के बाहर हुए कार्यों से हो तथा जिसमें उसे ऐसे करने की अनुमति देने का वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून या नियम न हो। अर्थात एसएस लोटसवाद में जो जहाज आपस में टकराए वो भले ही प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में नहीं थे, लेकिन उस पर निर्णय लिया जा सकता है। ये दृष्टिकोण तभी स्वीकार किया जा सकता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में सब राज्यों के संबंधों में एक ऐसा असामान्य प्रतिबंध मान लिया जाए कि वे अपने प्रदेश के बाहर मौजूद व्यक्तियों और संपत्ति तथा कार्य के संबंध में अपने कानूनों को लागू नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होगा वो इसे अपना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं मान सकते, न्यायालयों का क्षेत्राधिकार ये नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों का जो क्षेत्राधिकार है उन्हें सीमित करने के स्थान पर उन्हें बहुत व्यापक किया गया है और कार्रवाई करने के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस अवस्था में फ्रेंच सरकार का यह दावा बिल्कुल ठीक नहीं है कि टर्की को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई नियम या प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये एसएस लोटसवाद था ये टर्की और फ्रांस के मध्य पानी के जो जहाज थे, नौकायन थी, उससे संबंधित एक बात था जिसमें फ्रांस के जहाज़ ने टर्की के जहाज़ को टक्कर मारी और उसमें 8 टर्की नागरिक मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। बाद में टर्की की अदालत ने जो फ्रेंच नाविक थे, जो जहाज़ का कप्तान था, उसको सज़ा सुनाई और उस सज़ा को रद्द करने तथा उसके बदले में हर्जाना लेने के संबंध में एक कानून में ये वाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है आपको बता दिया गया है, ये नीदरलैंड के हैग में स्थित है। अगर ये वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कोई वाद में। धन्यवाद।